हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, साइंस का एक आर्टिकल है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि किस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म करने के बाद हमें ये रेवलेशन मिली है, कैसे हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ बहुत ही पर्टिनेंट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स मिलने वाले हैं और मेंस के लिए भी। अब आप सोचेंगे कि मेंस के लिए यहाँ क्या रेलेवेंस है, तो आप अपने GS3 का सिलेबस उठाइए और उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा, इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या इंडियंस की कंट्रीब्यूशन रही है, इंडियन साइंटिस्ट्स की कंट्रीब्यूशन रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो वैसे ही प्लांट क्राइज रिकॉलिंग JC बोस, तो JC बोस पे आपको बेसिकली मैटर आना चाहिए लिखना। अगर इनकी कंट्रीब्यूशन पूछ ली जाए, जो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखिए, इंडियन साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो जिन इंडो अमेरिकन या इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट को अगर कोई नोबेल प्राइज मिल रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो ऑफकोर्स आपको प्रिपेयर करके जाना है। लेकिन वो इतनी बड़ी साइंटिफिक फाइंडिंग के बाद अगर हमें उनके जो रूट्स हैं इस साइंटिफिक फाइंडिंग के, वो हमें बहुत पुराने इंडियन साइंटिस्ट से मिलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ऑफकोर्स हम ये सब कुछ जो यहाँ लिखा है यहाँ से तो पॉइंटर्स डिराइव करेंगे ही जो आपके आंसर के लिए रेलेवेंट है। लेकिन आई वुड गिव कुछ एक क्रोनोलॉजी कि कैसे, देखिए अगर आप कोई भी ऐसे मैटर अवेलेबल नहीं है इस तरह का अच्छा, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब 2 से 3 पॉइंट्स में अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी दूंगी कि कैसे आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ओके और कुछ एडिशनल फैक्ट्स बताऊंगी। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर गोइंग टू एंजॉय टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो आप प्लीज एंड तक देखिए, क्योंकि हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग और एक फैंटास्टिक एडिटोरियल डिस्कस करना है, इंडियन एक्सप्रेस का ही, रिटन बाय डॉक्टर C राजा मोहन। अ ब्यूटिफुल एडिटोरियल के कैसे यूरोपियन जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है। ओके तो जैसा कि हेडलाइन से, प्लांट क्राइज रिकॉलिंग JC बोस। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ने से पहले कि क्या बेसिकली हुआ है। तो एक एक्सपेरिमेंट रिसेंटली परफॉर्म किया गया था, जो ऑफ कोर्स आपने न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में देखा होगा। तो उसमें क्या बेसिकली हुआ था एक्सपेरिमेंट में, रिसर्चर्स ने टमेटो और टोबैको के प्लांट्स लिए, ठीक है। और क्या किया उन्होंने टमेटो और टोबैको प्लांट्स को वाटर नहीं दिया, ठीक है, कुछ समय तक। और कहीं प्लांट्स के केस में क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कहीं प्लांट्स के केस में क्या किया, उनकी स्टेम्स काट दी, ठीक है। अब देखिए इन प्लांट्स के पास जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं प्लांट्स को हम पानी नहीं दे रहे, कहीं प्लांट्स को हम हमने उनकी स्टेम्स काटी हैं। तो अब हमने इन प्लांट्स को कि अब हमने क्या किया, डिस्ट्रेस की सिचुएशन अराइज कर दी उनके लिए, स्ट्रेस सिचुएशन है, राइट। तो उनके पास माइक्रोफोन्स प्लेस कर दिए बहुत ही पास में, ठीक है, कि हम सुन सकें कि ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, इस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में कुछ नॉइजेज मेक करते हैं या कुछ स्ट्रेसफुल नॉइजेज, डू दे क्राई, डू दे टॉक, व्हाट डू दे डू। ओके तो ये डिवाइसेस जो माइक्रोफोन्स हमने यहाँ प्लेस किए उनके बहुत ही पास में, उन्होंने नॉइजेस को पिकअप कर लिया। ओके ऑफ कोर्स जो ह्यूमंस की हम अगर बात करें तो ह्यूमंस नहीं सुन सकते इन नॉइसेस को, तो ऑफ कोर्स लेकिन हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी रेंज डिफरेंट है सुन पाने की। लेकिन अगर कोई एनिमल है, थ्योरेटिकली अगर हम देखें कोई एनिमल है वो 10 से 15 फीट दूर खड़ा है, तो वो इन नॉइजेस को पिकअप कर सकता है, थ्योरेटिकली वी अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चली। और देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि जरूरी नहीं है कि द प्लांट्स आर क्राइंग फॉर हेल्प, नो। अगर आप किसी की प्लांट का स्टेम का पोर्शन काटेंगे, है ना, तो जरूरी नहीं है वो हेल्प के लिए क्राई कर रहे हैं। मे बी स्टेम को काटने के बाद ऑफ कोर्स यू रिएक्ट टू इट, है ना, कुछ तो वॉइसेस क्रिएट होती हैं, उसकी भी नॉइज हो सकती है। तो और साथ ही में सबसे फैसिनेटिंग चीज ये थी कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला, कहीं प्लांट्स को हमने पानी नहीं दिया, कहीं प्लांट्स की हमने स्टेम्स काट दी, तो दोनों की ही नॉइजेस डिफरेंट थी। जिनको हमने पानी नहीं दिया वो डिफरेंट तरह की नॉइजेस क्रिएट कर रहे थे प्लांट्स, और जिनकी हमने स्टेम्स काटी वो डिफरेंट तरह की नॉइजेस क्रिएट कर रहे थे। तो हम डिस्टिंग्विश कर पाए, ठीक है, इन दोनों साउंड्स के बीच में। तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन हमें पता चली है, एंड इट इज आई थिंक वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और स्टडी। ठीक है, तो और ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये साउंड जो क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ये 40 to 80 किलो हर्ट्ज के रेंज में आती है और हम नहीं सुन पाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते, लेकिन इट्स बिन रिकॉर्डेड। ओके, अब साथ ही में देखिए यहाँ पे आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सोचे कि ये सॉन्ग गाते हैं या इस तरह का कुछ हमें पता चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि वो एक्सपेरिमेंट भी बताता है और आपने भी न्यूज में देखा होगा या कहीं चैनल्स पे देखा होगा कि ये पॉपकॉर्न लाइक साउंड क्रिएट करते हैं, पॉपकॉर्न लाइक या क्लिप लाइक, जैसे भी आप कहें। तो पॉपकॉर्न लाइक साउंड का मतलब क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट क्लिक्स, ऐसे जैसे पॉपकॉर्न पॉप करता है, पॉपिंग साउंड, एग्जैक्टली वैसे। इट्स नॉट लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसे आवाज लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपके प्रीलिम्स के इस बार के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो साउंड्स हैं ये एक प्रोसेस द्वारा कॉज की जा रही हैं या जनरेट की जा रही हैं, जिसे हम कैविटेशन कहते हैं। CAVITATION, कैविटेशन, वेरी इजी है ना। तो कैविटेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये पॉपिंग साउंड्स, क्लिक साउंड्स, शॉर्ट क्लिक साउंड, जो भी आप कहें, वो क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है। अब कैविटेशन में क्या होता है बेसिकली, अब देखिए जो प्लांट का जाइलम होता है, जाइलम फ्लोएम, आई थिंक आप जानते हैं, बहुत बेसिक साइंस है आपकी, ये 9th की कक्षा में आप पढ़ के आए हैं। जाइलम क्या होता है, वो टिश्यू जो बेसिकली एक प्लांट की रूट से लीव्स तक पानी को कैरी करता है, क्योंकि रूट्स ही पानी ऑब्जॉर्ब करती हैं, तो ऑफकोर्स वो सारे पार्ट्स तक पहुंचाना है। तो जाइलम में बेसिकली क्या होता है, जाइलम में एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और पॉप करते हैं एयर बबल्स, है ना। जब स्ट्रेस आपने उनके लिए जनरेट किया तो एक साउंड क्रिएट हो रही है कैविटेशन के प्रोसेस से, और कैविटेशन में क्या हो रहा है, एयर बबल्स थोड़े ट्रैप हो गए और फिर वो पॉप किए प्लांट के जाइलम में, तो दिस इज नोन एज कैविटेशन। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इससे पहले देखिए हमें इस एक्सपेरिमेंट से पहले एटलीस्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन तो कुछ समय से है ही कि कैविटेशन की वजह से वाइब्रेशन होती है प्लांट्स में, है ना। सेंसर्स ने क्योंकि वाइब्रेशन तो आज तक डेफिनेटली आप कहेंगे सेंस की है, तो ये जो वाइब्रेशन कॉज करता है वही साउंड्स भी बनाता है, कैविटेशन का प्रोसेस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, अब हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझ आ गया। अब यहाँ पे जो भी चीजें रेलिवेंट है हम वो देख लेते हैं। तो लेट लास्ट मंथ अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम टेल अवीव यूनिवर्सिटी इन इजराइल reported that they had been able to pick up distress noises made by plants. The researchers said these plants had been making very distinct, high-pitched sounds in the ultrasonic range when faced with some kind of stress. जैसे कि अगर वो पानी की जरूरत में है, जैसे कि ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। Okay, this was the first time that plants had been caught making any kind of noise, and the breakthrough research might, अब आप जानते हैं ग्लोबल हेडलाइंस बन गई, लेकिन इंडियंस के लिए कुछ बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? इंडियन साइंटिस्ट के लिए सरप्राइजिंग चीज नहीं है, क्योंकि हमें एक डेजा वू यहाँ पे सेंस होता है। हमें ये चीज पता है कि जगदीश चंद्र बोस जी की अगर आप फाइंडिंग्स देखिए, जिन साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि प्लांट्स के अंदर फीलिंग्स होती हैं, और ऑफ कोर्स उस समय पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट ने उनका मजाक भी उड़ाया इस चीज पे। आई हैव बीन वर्किंग विद प्लांट्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एंड यू कांट से लाइक दैट एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस समय उन्होंने पेपर्स भी पब्लिश किए जिसमें ये चीज लिखी है कि एनिमल्स और प्लांट्स की क्या रिस्पॉन्स होते हैं स्टिमुलाई के प्रति। तो ये सारी चीजें जो जिन साइंटिस्ट ने ये कह दिया दैट प्लांट्स हैड फीलिंग्स, ऑफ कोर्स, तो ये डेट बैक करती हैं ये फाइंडिंग्स कहाँ, जीसी बोस को। Okay, so he had shown this more than a century ago that plants experienced sensations and were able to feel pressure and pain just like animals. Children were often advised, अब आप of course ये common sense लगाइए, बचपन की बातें याद कीजिए, तो ये बच्चों को समझाया जाता है do not pluck leaves. एटलीस्ट आपको ये बात तो याद होगी, राइट, कि फ्लावर्स मत तोड़ो, लीव्स मत प्लक करो, है ना, कि इट वुड कॉज पेन टू द प्लांट्स और ट्रीज, वी नो दैट, वी हैव ग्रोन अप हियरिंग ऑल ऑफ दिस. So the discovery that plants cry in distress therefore did not come as much of a surprise to them. It seemed just a logical extension of J.C. Bose's work. तो उन्होंने जो काम किया उसी का एक logical extension आज हम देख रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया कि feelings हैं, तो feelings है तो you would cry. If you are stressful, if you are in a stressful situation, you would react, you would make noises, you would produce some sounds. Okay, Bose might not be a very familiar name to the current generation. Well,
people like us, of course, we have always revered J.C. Bose, S.N. Bose, and you know very well. ओके पर आप जानते हैं इंडियन साइंस में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही तरह की उनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं जो हम डिस्कस करेंगे. अब फिजिसिस्ट टर्न बायोलॉजिस्ट, तो देखिए आप इन्हें बायोफिजिसिस्ट कह सकते हैं. जब आप अपना आंसर देखिए, मैं कुछ कुछ कीवर्ड यहाँ से पिकअप कर रही हूँ, ठीक है. जैसे मैंने पहली लाइन में बता दिया तो एक पॉइंट आपका वही बन जाता है कि प्लांट्स की फीलिंग्स के बारे में उन्होंने बताया. और फिर वैसे एक्चुअल में ही यूज्ड टू बी अ फिजिसिस्ट, लेकिन ही बिकेम अ बायोलॉजिस्ट. तो वो इंडिया के आप कह सकते हैं पहले बायोफिजिसिस्ट हैं. Okay, so biophysicist is a keyword you would of course write in your answer. You would make a separate point for it because ultimately say you have to fill 2 or 3 pages out of it. So I will tell you how you are going to do it. Okay. A physicist turned biologist, Bose, who lived between 1858 and 1937, made pioneering contributions in both the fields. तो फिजिक्स की फील्ड में भी उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे ना कहीं लोगों को लगता है कि पहले वो फिजिसिस्ट थे फिर बायोलॉजिस्ट बन गए, क्यों छोड़ा उन्होंने अपना काम, उनकी एक्सपर्टीज नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों डिसजॉइंटेड नहीं है, ठीक है. एक कंटिन्यूम फॉलो हो रहा है जो उन्होंने फिजिक्स से सीखा. अब ऑफ कोर्स आप फिजिक्स से सीखेंगे ना कि कैसी वेव्स निकल रही हैं, कैसे उनको रिसीव करना है, वायरलेस ट्रांसमिशन, ये सारा काम फिजिक्स का है. लेकिन आपने ये नॉलेज अपनी जब बायोलॉजी पे, प्लांट्स पे अप्लाई की, जब प्लांट्स के सिग्नल सुनने के लिए, तो ऑफ कोर्स कोई डिसकंटिन्यूएशन है ही नहीं. ओके, तो इसीलिए यू नो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जो आज भी कहते हैं, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि he was way beyond his times. उस समय पे चीजें बताना 100 साल पहले जो आज रिवील हो रही हैं, तो you can very well know. Was the first scientist, okay, was the first Indian to have made a powerful impact on modern science much before Ramanujan or C.V. Raman or S.N. Bose. S.N. Bose, of course, Bose, a student of Jagdish. तो जेसी बोस कुड मैनी बिलीव ही, ओके. तो देखिए बहुत सारे लोग आज भी ये डिबेट करते हैं कि भारत का पहला नोबेल प्राइज जो विनर होना चाहिए थे वो जेसी बोस होने चाहिए थे. और देखिए आप जानते हैं, अब ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेम्प्रेरी जेसी बोस के रविंद्रनाथ टैगोर थे. बिल्कुल, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और जेसी बोस लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहे हैं. सो मच सो के जेसी बोस की लाइफ में या रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ में कुछ भी हो रहा था तो एक दूसरे से लेटर्स एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है. तो एंड सो मतलब कॉन्फिडेंट थे बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर कि कुछ भी हमने अगर अपने फ्रेंड से शेयर किया, ही वुडंट बी sharing it with others. So such has been the kind of relation between them. So they were of course contemporaries. अगर आपके prelims में लिखा हो तो, with whom he used to have a prolific and often poetic correspondence. Bose's science, Jagdish Chandra Bose is remembered for 2 things. जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और उनकी जो प्लांट फिजियोलॉजी के साथ जो उन्होंने डील किया. ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड एज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एंड ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ पॉइंट आउट ऑफ इट. बोस इज वाइडली बिलीव टू बी द फर्स्ट इंडियन टू जनरेट, अब जानते हैं आप, पहले इंडियन जिन्होंने क्रिएट की या जनरेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स इन द माइक्रोवेव रेंज, है ना. तो अभी हम यहाँ से पॉइंट ये सारे जो यहाँ लिखे हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, इसको हम अपने आंसर में बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. सो अभी के लिए जस्ट लिसन टू मी. अब देखिए 1895 में, जस्ट अ ईयर अहेड after he began his active research, he demonstrated before an audience in Kolkata how microwaves could be used wirelessly to ring an electric bell on the. अब देखिए क्या है, हमें वायर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो आप एक सिग्नल को दूसरी छोर पे खड़े हैं बिल्डिंग के, रिसीव कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक बेल. तो ये उन्होंने उस समय पे एग्जिबिट किया, है ना. ही वॉज द फर्स्ट वन टू कम अप विद रेडियो रिसीवर्स विच एनेबल. अब देखिए क्या है, हम यूजुअली मार्कोनी को जानते हैं, जी मार्कोनी को, कि उन्होंने रेडियो का या रेडियो सिग्नल्स और इस तरह की ट्रांसमिशन में ये महारत हासिल की. सोल इन्वेंटर ऑफ रेडियो एज जी मार्कोनी. दैट्स नॉट ट्रू. जो जब बेसिकली इतने समय पहले 1895 में ही अगर किसी फिजिसिस्ट ने कोलकाता में ऑलरेडी ये बता दिया है कि वायरलेस ट्रांसमिशन हो सकती है, रेडियो रिसीवर्स हमने बना दिए, है ना, कैसे वायरलेस टेलीग्राफी से एनेबल की जा सकती है, तो फिर सोल इन्वेंटर क्यों सिर्फ और सिर्फ जी मार्कोनी को बोला गया. एन इटालियन साइंटिस्ट हु कैरीड आउट द फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस द अटलांटिक इन 1901 is recognized as the sole inventor of the radio. Marconi, along with another colleague, was awarded the 1909 Nobel Prize for the work.
लेकिन आप जानते हैं बहुत समय पहले बोस ने अकम्प्लिश कर लिया था। तो जब आप अपने आंसर में लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स आप जी मार्कोनी का भी ये रेफरेंस दे सकते हैं दैट ही से उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन और वायरलेस ट्रांसमिशन और इन सारी चीज़ों में बहुत पहले ही इन्वेंशन कर दी थी, जी मार्कोनी से भी पहले। ठीक है, तो यू मेक अ रेफरेंस देयर। तो इन्हीं तरह के कीवर्ड्स और वर्ड से तो आपका आंसर बनेगा। और क्या लिखोगे, ही वॉज अ साइंटिस्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट ही वॉज अ फिजिसिस्ट, ही वॉज अ बायो, ऐसे तो नहीं लिख सकते। ओके, इट वॉज नॉट जस्ट बायस। अब देखिए यहाँ पे कहीं लोग ये डिराइव कर सकते हैं कि नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला तो क्योंकि वेस्टर्न बायस, अमेरिकन बायस और ये सब कुछ बहुत वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक शायद वो पार्ट हो सकता है, पर ये सिर्फ बायस का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि जेसी बोस के पार्ट पे भी एक रिलक्टेंस थी। ठीक है, देखिए आज का समय बहुत अलग है कि कोचिंग इंडस्ट्री या बहुत सारी चीजें कि एडुकेशन की भी अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स देखिए कुछ कंपल्शंस भी हैं। कोई कब तक, क्योंकि जीना तो सबको है, खाना सबको खाना है और सब कुछ महंगा है आज, है ना। लाइफ जीनी है, पहले वाली लाइफ भी नहीं है, तो हम किसी को कुछ गलत भी नहीं कह सकते, है ना। तो लेकिन पहले के लोग इन चीज़ों को इस तरह से नहीं देखते थे। एडुकेशन को एक फैक्ट्री बना देना या फिर साइंस को पेटेंट करना, जेसी बोस इन चीज़ों के खिलाफ थे कि सिर्फ मेरा ही हक क्यों, वैक्सीन पे पेटेंट कर लो। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म या यूनिवर्सलिज्म के या फिलोसफी की, इंडियन फिलोसफी की सारी चीज़ें बहुत खिलाफ हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वर्ल्ड ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया है कि आज देयर इज नो गोइंग बैक। यू एंड मी, इवन वी आर बाउंड टू बी इन द चेंज, राइट। और लेकिन पहले अगर इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला तो इस वजह से नहीं मिला क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट इट, ही वॉज अगेंस्ट के पेटेंट किया जाए उनके काम को। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, एज मेंशन्ड इन द पब्लिकेशन रिमेंबरिंग जेसी बोस, ही रोट टू टैगोर अबाउट बीइंग। तो इनको बेसिकली उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को बता रहे हैं जेसी बोस के, उनको अप्रोच किया है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने यूरोप के, ठीक है, कि हम आपके वर्क को पेटेंट करेंगे। तो बोस ने ना ही केवल रिजेक्ट किया इस ऑफर को, और फिर रविंद्रनाथ टैगोर को ही लिखा भी कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन समबडी मेक मनी आउट ऑफ साइंस, नो, साइंस इज अ सर्विस, नोबडी शुड बी डूइंग दैट। ओके, इफ ओनली टैगोर वुड विटनेस द कंट्रीज ग्रीड फॉर मनी। तो उन्होंने बोला कि देख रहे हैं आप कि इंग्लैंड में कितनी ग्रीड है पैसे की। ठीक है, तो इसीलिए what a dreadful all consuming disease it was, greed. Okay, so he was, अब देखिए ये हम उस समय की बात कर रहे हैं। एक और बात, एक और जो आप टैग जोड़ सकते हैं जेसी बोस के साथ, ही वॉज अ सत्याग्रही साइंटिस्ट। ओके, सो ऑफ कोर्स ये एरा रविंद्रनाथ टैगोर सब फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर अगेंस्ट इंग्लैंड, द वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ ग्रीड एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो आई थिंक यू कुड कनेक्ट थिंग्स हियर। हिज स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब हम प्लांट्स पे आ जाते हैं जो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं। बोस रादर अब्रप्टली चेंज्ड track in initial years of 20th century. In fact 1900 onwards या 1907 onwards आप ज़्यादातर जो देखेंगे till his death he was into plants only and began to focus his attention on plants. But as professor, okay, somebody has explained, Bose's work was not as disjoint as it seems. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं से अपनी फिजिक्स की जो नॉलेज है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की और ये सारी जो चीज़ें आप सीख के कहाँ लगा रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये ही कुड इवन ही वाज अ मास्टर एट रिसीविंग इवन द फेंटेस्ट ऑफ सिग्नल्स, है ना। तो ही वाज वन ऑफ हिज स्किल्स। तो ये चीज यहाँ पे हमने देखी। ही डिवोटेड स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू स्टडीज ऑन द बायोलॉजी ऑफ मूवमेंट्स, फीलिंग्स एंड नर्वस सिस्टम। इनफैक्ट आप अगर उनकी किताबें पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम, फीलिंग्स और बायोलॉजिकल मूवमेंट्स पे ही है। ठीक है, द वर्ड फीलिंग्स वाज यूज्ड फॉर प्लांट्स। अब खुद सोचिए, ये पहले इंसान हैं जिन्होंने प्लांट्स के लिए फीलिंग्स शब्द को यूज किया था। ऑल्दो हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन या स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स तो होता ही होता है, हमें पता भी है, सब पढ़ के आए हैं, लेकिन उसको फीलिंग नहीं कहते हैं, है ना। So, but clearly this is a matter of semantics. Plants react both chemically and physically to touch, but to use the word feeling or sensation as we know it is quite different. The simple experiments of Bose reveal a high degree of similarity in the responses of plant and animal tissues to external stimuli, जैसे कि मैंने आपको बताया. The principle was amply demonstrated later by biophysicists. बाद में तो of course biophysicists ने highly sophisticated instruments को use करके ये चीज़ establish करी थी. In a way, Bose was possibly the world's, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के फर्स्ट बायोफिजिसिस्ट थे.
ओके, बट सम ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, कई इनके जो काम थे कंट्रोवर्शियल भी हो गए, है ना, क्योंकि नोबडी वुड बिलीव यू। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ईगो आ जाती है, ठीक है, कि हम इस पे काम कर रहे हैं, आप कैसे, आप तो थे भी नहीं, आप तो फिजिसिस्ट थे, आप आगे कुछ भी शुरू हो गए हो आज, है ना। तो ये एक ईगो फैक्टर साइंस में हमेशा रहता है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ, ठीक है। बट सम ऑफ हिज वर्क बिकेम कंट्रोवर्शियल एज वेल, पर्टिकुलरली व्हेन ही क्लेम्ड दैट नॉट जस्ट फॉर प्लांट्स। तो देखिए एक समय पे उन्होंने कहा कि जो इनएनिमेट इनऑर्गेनिक मैटर है वो भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लिविंग को और नॉन लिविंग वर्ल्ड को डिफरेंशिएट नहीं करते थे। अब कई लोगों का इसमें ये कहना है कि बिकॉज ऑफ कोर्स बिसाइड्स बीइंग अ साइंटिस्ट ही वाज सो मच इनटू इंडियन फिलोसफी, यूनिवर्सलिज्म, है ना। तो हम लोग भी ये सुन के बचपन से, क्योंकि हम यहीं पले बड़े हैं, तो बड़े हुए हैं कि सी थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर, और इंडियन फिलोसफी इन चीज़ों की ही बात करती है। तो ये कई लोग समझते हैं कि थोड़ा उन्होंने जोड़ दिया था एंड बिकेम कंट्रोवर्शियल। बोस रिगार्डेड प्लांट्स टू बी, अब एक और चीज, बोस बेसिकली आप जानते हैं एक होता है लिविंग वर्ल्ड, एक होता है नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो बोस प्लांट्स को इंटरमीडिएट्स बताते थे कि ना ही कंप्लीटली लिविंग है हमारी तरह, कंप्लीटली लिविंग इन द सेंस जो हम करते हैं, बोलते उठते बैठते, घर बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसा नहीं, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं है या इन एनिमेट भी नहीं है, इंटरमीडिएट है दोनों के बीच में, और एक इंटरमीडिएट कंटिन्यूम की तरह काम करते हैं। Okay, तो ये चीज, his work on plants too was also not easily digested, of course wouldn't have been easy for others too. Bose himself records the opposition, तो बोस ने खुद ने जो उनको opposition face करनी पड़ती थी, तो एक लेटर में लिखा टैगोर को, जैसे कि आप देख रहे हैं बार बार टैगोर इज कमिंग अप, राइट। तो उन्होंने मेंशन किया कि एक बार मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रहा था यूरोप में, ठीक है, तो फिर मैंने एक कमेंट किया कि जो प्लांट्स हैं दे आर, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लांट्स विल कम बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग एंड दे प्रोवाइड सिमिलर रिस्पॉन्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो एक उस समय पे एक लीडिंग फिजियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट बर्डन सैंडरसन। तो उन्होंने बोला कि अरे आई वर्कड ऑल माई लाइफ विद प्लांट्स, ओनली मिमोसा टच मी नॉट प्लांट। जो आप जानते हैं मिमोसा ऐसा है जो टच को रिस्पॉन्ड करता है, ऑर्डिनरी प्लांट शुड गिव इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज, दैट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑर्डिनरी प्लांट्स भी दे रहे हैं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो ये उनको इस तरह का ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। He was much ahead of his times, no doubt. Many of his contemporaries did not fully understand him. Okay, we cannot lose sight of the fact that it was Bose who started it all. जो आज हम सब कुछ इतनी exciting research देखी है, अभी हमने समझी है, ये सब कुछ बोस के द्वारा ही शुरू किया गया है, ठीक है। तो यही होता है, देखिए कहीं चीजें अगर आपको सच में लगती हैं कि आप सही हैं, तो उस पर डटे रहिए। यू वुड मे बी कभी आपको कभी वो मिले ही ना रिकॉग्निशन जो आप सोचते हैं कि आपको आपके काम के लिए मिलेगा। पर अगर आप सही हैं तो जस्ट बिकॉज उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, तो गलत का साथ कैसे ले सकते हैं कि नहीं आप कह रहे हैं तो सही होगा। अरे क्यों, कोई बात नहीं, ना मिले रिकॉग्निशन। खैर, अब हम आते हैं अपने आंसर पे, जो आपसे GS3 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप उसमें देखिए, अगर पूछा गया है तो क्या लिखेंगे आप, पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो कुछ कुछ कीवर्ड जो हमने यहाँ से लिखे कि ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन में ही आप लिख सकते हैं कि ही वाज अ सत्याग्रही साइंटिस्ट एंड आल्सो परहैप्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोफिजिसिस्ट। ये थोड़ा बहुत ऐसे लिख के, या फिर ऐसे ही कुछ भी लिख के आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। इस तरह से एक रफ क्रूड आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप पॉइंट्स पे आए। तो देखिए मैं थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन अगर दूं, तो उस समय की अगर हम बात करें 1885, है ना, इस समय के आसपास की बात करें, तो आप जानते हैं इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी एज प्रोफेसर एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। यूरोपियंस के लिए ये सारी चीजें रिजर्व्ड होती थी। अगर इंडियंस को प्रोफेसर दिया भी जा रहा है, पोस्ट प्रोफेसर की या दर्जा दिया भी जा रहा है, तो एक टेम्परेरी प्रोफेसर या ऑफिशिएटिंग प्रोफेसर के रूप में दिया जाता था, और उनको जो पे मिलता था वो भी 1/3 ऑफ द पे जो यूरोपियंस को मिलता था हुआ करता था। तो वैसे ही जेसी बोस को भी अपॉइंट किया गया एज ए टेम्परेरी प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, जो अभी हमने देखा कोलकाता में, ठीक है, 1885 में। तो लेकिन वो इतने पॉपुलर बन गए स्टूडेंट्स के अमंग, अपने टीचिंग स्टाइल की वजह से, उनके इतने एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, रेवोल्यूशंस की वजह से, डेमोन्स्ट्रेशंस की वजह से, कि 3 साल काम करने के बाद ही अपनी टेम्परेरी पोस्ट पे उनके प्रोफेशनल वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया
और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको एक परमानेंट प्रोफेसर बना दिया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के सैलरी भी आपको पहले वाले हिसाब से मिलेगी। ठीक है, अब हम बेसिकली ऑफ कोर्स आप एक पॉइंटर ये भी बना सकते हैं कि प्रोफेसर एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, है ना, तो आपने ये लिखा, तो आपको और क्या पॉइंट आप लिखेंगे? देखिए, आप सबसे पहले लिखेंगे कि बोस ने इन्वेंट किया था मर्करी कोहेरर को। मर्करी कोहेरर इज अ रेडियो वेव रिसीवर। इस डिवाइस को ही यूज करके जी मार्कोनी ने रेडियो बिल्ड किया। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। ओके, तो जो हम रेडियो, मॉडर्न रेडियो या सोनिक टेक्नोलॉजी आज देखते हैं, साउंड टेक्नोलॉजी, दिस दैट, उसकी सब कुछ इन्वेंशन में एक सबसे प्रोमिनेंट फिगर है जेसी बोस। ओके, तो आप ये लिखिए बिल्कुल। फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो आप उसमें टाइमलाइंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक शिफ्ट आया, पहले वो फिजिसिस्ट थे, फिर उसके बाद तो आप ऑफ कोर्स एक ब्रॉड, अगर आपको ईयर्स याद नहीं आ रहे जैसे कि हमने शुरुआत में देखे, तो आप बिल्कुल ब्रॉड हेडलाइन बनाइए एज अ फिजिसिस्ट, फिर उसके बाद एक हेडलाइन बनाइए एज अ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, और उसमें जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है फिजिसिस्ट में, हमने देखा मर्करी को हेरर बनाया, है ना, और उन्होंने रेडियो वेव रिसीवर था ये जी मार्कोनी ने यूज किया टू बिल्ड अ रेडियो, ये लिख दिया आपने। ओके, साथ ही में जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा था कि इन्होंने ये सारी चीज़ें जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स इन माइक्रोवेव रेंज, तो ऑफ कोर्स फिर आप ये सारी चीज़ें लिखे कि इन्होंने 1894 से 1899 तक के बीच में उन्होंने रेडियो वेव्स क्रिएट की, जनरेट की एज शॉर्ट एज 5 मिलीमीटर, है ना। तो इन वेव्स को ऑफ कोर्स आज आप माइक्रोवेव्स के नाम से जानते हैं। तो ये रेडार्स में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, रिमोट सेंसिंग में, माइक्रोवेव ओवन्स में यही वेव्स यूज होती हैं सारी की सारी, है ना। तो आप ऑफ कोर्स इसकी कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन भी बता रहे हैं कि जो उन्होंने उस समय बताया, है ना, 1895 में जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो वो आज हम उसकी रेलेवेंस क्या देख रहे हैं। Okay, so he created radio waves as short as 5 millimeter, which we of course use in satellite communication, जिनको हम आज microwaves के नाम से जानते हैं, remote sensing, microwave ovens and all these things. तो आप ये लिखिए। और आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ये प्रेसिडेंसी कॉलेज वाला, आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने पहले इंसान थे टू डेमोन्स्ट्रेट वायरलेस ट्रांसमिशन, जो ऑफ कोर्स एक पॉइंट है जो आप इसके बिना तो कंप्लीट ही नहीं कर सकते। वायरलेस ट्रांसमिशन को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, है ना, एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज ओनली। मैग्नेटिक वेव्स की रिसेप्शन को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें फिर 1899 तक हमने कवर कर लिया था, 1899 के बाद हम 1902 तक आ जाते हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? आप उसमें ऑफ कोर्स लिखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने एक पब्लिश किया पेपर को, जैसे मैं आपको बता रही थी 1900 में ही उन्होंने एक पब्लिश किया था पेपर ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इन इनऑर्गेनिक एंड लिविंग मैटर। तो उसमें उन्होंने ऐसे दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सेज जो हैं टू ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलेशन इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड इनऑर्गेनिक मॉडल्स ऑल्सो, वो कहीं हद तक सिमिलर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप 1900 ऑनवर्ड्स तो कंप्लीटली प्लांट्स के प्रति हो गया उनका। ठीक है, तो वो आप सब कुछ लिखेंगे कि कैसे उन्होंने फीलिंग्स की बात करी कि प्लांट्स हैव फीलिंग्स एंड, और सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द आप लिखेंगे क्रेस्कोग्राफ, CRESCOGRAPH, क्रेस्कोग्राफ उन्होंने बेसिकली ये इन्वेंट किया या बनाया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्रेस्कोग्राफ क्या है। ये रिकॉर्ड कर सकता है और ऑब्जर्व कर सकता है प्लांट की माइन्यूट रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स। ठीक है, और बेसिकली कैसे कर पाओगे आप? ठीक है, आप जो प्लांट टिश्यूज के मोशन है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको अगर आप मैग्नीफाई कर पाओ, कि आप उसे रिकॉर्ड कर पाओ, तो मैग्नीफिकेशन करता था ये 10,000 टाइम्स देयर एक्चुअल साइज, तो इससे हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते थे। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे और अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार और आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि आपने जैसे एज अ फिजिसिस्ट जब लिखा तो उस हेडलाइन के नीचे आपने क्या लिखा? उसमें आपने लिखा कि उन्होंने रेडियो वेव्स जनरेट की जिनको हम माइक्रोवेव्स के नाम से जानते हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, रिमोट सेंसिंग में, इन सारी चीज़ों में यूज़ होती है। और क्या लिखा था आपने? मर्करी को हेरर ने बनाया, जो एक रेडियो वेव रिसीवर था जो जी मार्कोनी ने यूज़ करके रेडियो बनाया उससे फाइनली, ये पॉइंट आप लिखेंगे। और क्या लिखेंगे कि इन्होंने EM वेव्स की रिसेप्शन को, वायरलेस ट्रांसमिशन को, ये थर्ड पॉइंट पे आ गए हम, उन्होंने डिपिक्ट किया प्रेसिडेंसी कॉलेज में। और आप क्या लिख सकते हैं?
फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जहाँ पे वो एक पब्लिश करते हैं पेपर को अपना ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इन इनऑर्गेनिक एंड लिविंग मैटर, जहाँ वो दिखाते हैं कि स्टिमुलेशन का जो रिस्पॉन्स है प्लांट के केस में, एनिमल के केस में, इनऑर्गेनिक कहीं मॉडल्स के केस में सिमिलर है। फिर उसके बाद कंप्लीटली उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टिल इज डेथ वो प्लांट्स के प्रति, प्लांट्स के फिजियोलॉजी के प्रति, तो यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ की आप प्लीज मेंशन कीजिए, ठीक है। फिर उसको अब देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया आंसर में जो भी जरूरी था। अब हम आते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था, बॉडी मैंने बता दी, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में आप ये लिखिए जो हमने ये फाइंडिंग एक्सपेरिमेंट अभी डिस्कस किया, रीसेंट फाइंडिंग जो दैट प्लांट्स कैन क्राई इन अ स्ट्रेस्ड सिचुएशन, इट इज नथिंग बट अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ J.C. Bose's वर्क ओनली and your answer is done. I think it would be a very good answer. You would get good marks on it. Okay. अब हम यहाँ पे एक और आर्टिकल देख रहे हैं, हाउ सिविल यूनियन इज डिफरेंट फ्रॉम मैरिज। एज यू नो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस को लेके एक केस 5 जज बेंच इज हियरिंग दिस केस, तो हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो उन्होंने जब हियरिंग स्टार्ट की ऑफ कोर्स तो बहुत सारी बातें आई। तो देखिए सेंटर का स्टैंड आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि जो पिटिशंस हैं वो उनकी मेंटेनेबिलिटी नहीं है, और जुडिशरी के पास क्या राइट है कि वो एक लीगल रिकॉग्निशन दे एक सोशो लीगल इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि मैरिज आप जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो जो रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटर्स हैं, लेट देम डिसाइड ऑन इट, लेट देम डिबेट ऑन इट, बिकॉज दे आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। सो व्हेन दे वुड डिस्कस स्टफ, दैट एक्चुअली मीन्स दैट पीपल आर डिस्कसिंग स्टफ, पीपल वांट दीज kind of marriages, or not let the parliament decide or let the legislature decide। तो ये सेंटर का स्टैंड है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली CJI ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारी हियरिंग है, पहली बात तो हम पर्सनल लॉज पे नहीं जाएंगे कि हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी मैरिज एक्ट ये रिकॉग्नाइज कर लें सेम सेक्स मैरिज को, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अपना जो सारा ध्यान है स्पेशल मैरिज एक्ट के उसमें ही लगाएंगे। हम जो सिविल यूनियन की रिकॉग्निशन दिलवाना चाहते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही दिलवाएंगे, अगर सेम सेक्स यूनियंस को हम लीगलाइज कर देते हैं तो वही हमारा स्कोप ऑफ हियरिंग है, ठीक है। वो ऑफ कोर्स आज भी कंटिन्यू हो रही है। तो पहली बात तो सिविल यूनियन क्या होता है और ये मैरिज से डिफरेंट कैसे है। अब देखिए सिविल यूनियन का मतलब है एक लीगल स्टेटस देना सेम सेक्स कपल्स को, ठीक है। लीगल स्टेटस, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे राइट्स मिलेंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैरिज में आती हैं वो आपके पास आएंगी अगर आपको सिविल यूनियन का दर्जा आपके यूनियन को दिया जाता है तो, ठीक है। तो मोर और लेस एक आप कह सकते हैं कि मैरिज को ही रिफ्लेक्ट करती है या रिजेंबल करती है ये, पर कुछ डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंस क्या है यहाँ पे अगर हम देखें, हाउ इज अ सिविल यूनियन डिफरेंट फ्रॉम मैरिज। अगर हम ये सब कुछ देखिए यूएस का हम रेफरेंस ले रहे हैं, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने लीगलाइज्ड की थी सेम सेक्स मैरिजेस अक्रॉस द नेशन, ठीक है। लेकिन 2015 से पहले क्या था, 2015 से पहले स्टेट पे डिपेंड करता था। आप जानते हैं यूएस में बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स पे डिपेंड करता था कि वो सिविल यूनियंस को रिकॉग्नाइज करेंगी कि नहीं। तो पूरे नेशन में यानी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिकॉग्निशन नहीं थी, वो मैरिज के रूप में और राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देखे जाते थे। तो सिविल यूनियन में और मैरिज में यही डिफरेंस है अगर हम यूएस की तरफ से देखें तो, ठीक है। The former was recognized solely by issuing states and not by federal law. This created a situation where such couples could not enjoy the benefits of being a civil union uniformly across all the states. Since the US has a system where states determine their own marriage laws, this disparity of recognition existed. लेकिन फिर 2015 में of course एक uniformity लाई गई। What other countries, देखिए और भी countries हैं जहाँ civil unions exist करते हैं, जैसे ब्राज़ील, ठीक है, एंडोरा, चिली, और भी यहाँ पे और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जब आप से सेम सेक्स यूनियंस पे अगर आपको कोई आंसर लिखने के लिए आता है तो, और देखिए हम स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो हम बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब स्पेशल मैरिज एक्ट में अ मैन एंड अ वुमन लिखा है तो अ मैन एंड अ वुमन अपने एब्सोल्यूट कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाए। और आप जानते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट को जो हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने जैसे अभी स्वरा भास्कर ने बहुत रिसेंटली स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी मैरिज को सोलमाइज करवाया एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने जो जिस भी पर्सनल रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उनके पर्सनल लॉज हैं, तो उसके वजह से जो आपको प्रोटेक्शन मिलती अदरवाइज वो अब आपको नहीं मिलेगी, कहीं चीज़ें सिविल यूनियन में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्रक्स है और इतनी खास इन्फॉर्मेशन यहाँ भी इन्होंने नहीं दी हुई। अब हम आते हैं लिसनिंग टू मैक्रोन।
a very good editorial. Please pay attention to each and every word that I would speak. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़ेंगे तो मे बी इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अनलेस यू हैव अ वेरी फेयर नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. लेकिन देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने डिक्लेयर किया कि फ्रांस एक अलाय है यूएस का, वैसाल नहीं है कि यूएस जो कहेगा हम वही करेंगे. ठीक है, तो आप जानते हैं मैक्रोन चाइना गए थे बहुत रिसेंटली, फ्रेंच प्रेसिडेंट है ना, और जब वो चाइना गए तो वो और उन्होंने बोला कि जो वॉशिंगटन का स्टैंड है या पोजीशन है टुवर्ड्स चाइना, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स चाइना, इट इज नॉट शेयर्ड बाय अस. यूरोप है या पेरिस है तो वो हम भी यूएस जैसा आपको नहीं देखते जैसे यूएस आपको देखता है. साथ ही में जो ताइवान क्राइसिस है ना, वो यूरोप के लिए एक थ्रेट नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैक्रोन ने कहा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अभी तक, ये न्यूज है, अब हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे. अब देखिए, आप जानते हैं मैक्रोन का ये कहना कि ताइवान क्राइसिस यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट नहीं होगा, या फिर हम जो यूएस आपके प्रति हॉस्टिलिटी है चाइना के प्रति, हम नहीं समझते कि वो एक सही चीज़ है और हमारा स्टैंड वो नहीं है. तो इन रिमार्क्स को लेके बहुत ही ज़्यादा आउटरेज जनरेट हुआ है ऑफकोर्स यूएस में और यूरोप में भी. ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ एक इंसिडेंट भी डिस्कस किया था रिसेंटली, जब मैक्रोन चाइना गए, फिर चाइना जाने के बाद वो नेदरलैंड्स भी गए. नेदरलैंड्स में यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स यानी कि प्रेसिडेंट्स आए हुए थे अपना स्टैंड व्यक्त करने. तो फिर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बोला कि यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हम अपने डिसीजंस खुद लें, कोई और हमें आके ना बताए कि चाइना हमें बता रहा है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए या यूएस हमें आके बता रहा है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए. इट शुड नॉट बी द केस. यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की एक चीज़ है. ठीक है, तो उन्होंने ये सब बातें बोली, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है. तो फिर मैंने आपको बताया कि कैसे वहाँ पे ऑडिटोरियम में एक फ्लोर ऊपर वहाँ की कॉरिडोर से बेसिकली बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे, विमेन प्रोटेस्टर्स, तो वो प्लेकार्ड्स कैरी कर रहे थे, उसमें लिखा था वैसे तो आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं लेकिन फ्रेंच लोगों की इंडिपेंडेंस कहाँ है. क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैक्रोन है अपने घर पे यानी कि फ्रांस में बहुत ही ज्यादा बैकलैश देख रहे हैं रिसेंटली. किस वजह से? क्योंकि उन्होंने पेंशन रिफॉर्म्स किए हैं. तो वो प्रोटेस्टर्स ये कह रहे थे कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ यूरोप की बात कर रहे हैं लेकिन हमें तो लग रहा है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है फ्रेंच लोग होने के बाद भी, सो प्लीज डोंट गिव लेक्चर्स टू अस एंड ऑल ऑफ दैट. अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे रेलिवेंट नहीं थी, ये तो आई जस्ट गॉट कैरिड ऑन और मैंने आपको बता दी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर आते हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट. ठीक है, तो पोलैंड के प्रेसिडेंट स्टेज पे आते हैं और वो मेंशन नहीं करते, नाम नहीं लेते फ्रेंच प्रेसिडेंट का और ना ही फ्रांस का, पर वो कहते हैं कि देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कहीं यूरोपियन प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं उन्होंने इतना बेनिफिट किया है यूएस की पार्टनरशिप से, लेकिन तब भी दे आर सो बैड कि वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करते और वो कहते हैं कि हमें यूएस से डिफरेंट वो चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं दोबारा पावर में रहा और जितने टाइम तक मैं पावर में रहूँगा मैं पोलैंड को और स्ट्रॉन्ग अलाय बनाता जाऊँगा यूएस का, क्योंकि यूएस ही यूरोपियन कोहेशन का हमारे लिए सेंटर स्टेज है. तो पोलैंड क्या है, पोलैंड एक बहुत ही पास देश है, जैसे अगर आप मैप में देखेंगे किसके, यूक्रेन के और रशिया के. तो अब हम देख रहे हैं जो जिनके स्टेक्स हैं रशिया यूक्रेन वॉर में या अपनी सिक्योरिटी में, वो ये सेंट्रल यूरोपियन या ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं जैसे पोलैंड. ठीक है, तो ये जो देश हैं ये यूएस को एक ज्यादा अच्छा पार्टनर मानते हैं कंपैरेटिवली जर्मनी से या फ्रांस से. तो इससे हमें पता चलता है, उनको लगता है कि यूएस हमें ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट कर सकता है रादर देन दीज यूरोपियन नेशंस ओनली. आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि यूरोप में भी काफी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑफ वेरियस थिंग्स. तो ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है. Macron's remarks generated much outrage, as I just said. Beijing's official media says Macron offers the model of strategic autonomy for the rest of the world to follow on China. Beijing loves to see key nations. जैसे देखिए यहाँ पे मैक्रोन ने बोला कि मैं एक मॉडल प्रपोज कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, जो बेसिकली पूरा संसार फॉलो कर सकता है चाइना पे. तो देखिए ऑफकोर्स चाइना को तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि कोई जो देश है वो चाइना की जो हेजेमोनिक पॉलिसीज हैं एशिया में, कोई उसको कोई उसको चैलेंज नहीं कर रहा, या फिर कोई अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू करेगा यूएस से तो चाइना वुड बी वेरी हैप्पी. रशिया टू होप्स दैट फ्रांस एंड अदर्स इन यूरोप विल बी लेस टाइड, और रशिया भी यही चाहेगा
कि फ्रांस या बाकी जो यूरोपियन देश हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकली टाइड ना हो यूएस से। लेकिन रशिया तो देखिए वो वैसे चाहता है कि बाकी देश जो यूरोप के हैं वो वैसाल ना बने यूएस के, लेकिन रशिया तो खुद वैसाल बनता जा रहा है चाइना का, बहुत लोगों का ये कहना है। ठीक है, what is going on here, तो मतलब क्या चल रहा है। It's quite strange to think of major nuclear powers। अब देखिए ये कह देना ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सारी ही परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया भी परमानेंट मेंबर है, फ्रांस भी परमानेंट मेंबर है, चाइना भी परमानेंट मेंबर है, तो कोई किसी का वैसाल होना भी नहीं चाहिए वैसे भी। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हम कह दें कि जो मेजर न्यूक्लियर पावर्स हैं सारी ये परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वैसाल्स हैं यूएस की या चाइना की, है ना। चाइना की रशिया वैसाल है और यूएस का फ्रांस वैसाल है। ऐसा इट्स वेरी स्ट्रेंज टू इवन थिंक अबाउट इट। तो डिबेट एक्चुअल में ये है भी नहीं कि क्या यूरोप या रशिया वैसाल बनता जा रहा है यूएस या चाइना का, या है या नहीं, ये डिबेट है ही नहीं। इनफैक्ट यूएस तो खुद चाहता है कि यूरोप या उस यूएस के जो और अलाइज हैं वो अपनी सिक्योरिटी की ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। ट्रंप का एरा याद कीजिए, ट्रंप कहा करता था नेटो में हम धीरे धीरे नेटो से अपनी कंट्रीब्यूशन कम करते रहेंगे क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी, थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। ठीक है, तो देखिए अब फ्रांस की अगर हम बात लें, वैसे कह देना कि यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड दिस दैट, अब बीच बीच में जर्मनी भी बोलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी बात है, लेकिन कंट्रीब्यूट हम ज्यादा नहीं करेंगे सिक्योरिटी के लिए। वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन वुडंट गो अप। वी वुड कीप ऑन टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड स्टफ, बट वी वोंट कंट्रीब्यूट, क्योंकि वो कॉन्क्रीट स्टेप्स तो देखिए रिटोरिक तो कोई भी कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बट यूरोप हैज नॉट बीन विलिंग टू डिवोट द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सच अ पर्पस एंड हैज बीन हैप्पी टू रिलाई ऑन द यूएस फॉर इट्स सिक्योरिटी। जबकि यूएस तो यहाँ कहता है लो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आप नहीं ले रहे। फ्रांस ऑफ कोर्स हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ, फ्रांस में जैसे कि आपको बता रही हूँ बहुत साल हो गए, 2017 से तो बहुत ज्यादा डिफाई करने लगा है यूएस को। ओके, लेकिन बहुत बार देखिए फ्रांस को भी पता है कि कुछ बाउंड्रीज हैं, उसके बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही हमें यूएस को डिफाई करना है। ठीक है, द एफर्ट टू लिमिट यूरोप्स डिफरेंसेस विद द यूएस एंड चाइना वाज क्वाइट विजिबल। तो इसीलिए जैसे G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई जैसे अभी जापान में, अभी दिस वीक ओनली, तो उसमें भी हमने देखा कि मोर और लेस थोड़े जो डिफरेंसेस हैं उसको सबने संभाल के रखा, उसको ज़्यादा एको ना नहीं होने दिया वर्ल्ड के लिए। इन द केस ऑफ रशिया, पुतिन्स डिसीजन टू वेज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन हैज श्रंक हिज ऑप्शंस टू, अब ऑफ कोर्स आप जानते हैं एक ही साथी फुल फ्लेज्ड जिसे आप साथी कह सकते हैं रशिया का, वो चाइना बचा है, तो वो तो मजबूर है, खैर, है ना। तो अगर जो मॉस्को है वो करंट पॉलिटिकल आइसोलेशन को और भी देशों तक रीच आउट करना शुरू करे, या वो जीत जाते हैं अगर वॉर या जो भी होता है, तो ये जो उनकी चाइना पे डिपेंडेंस है, इंडिया भी यही चाहती है कि काश ये जो डिपेंडेंस है चाइना पे वो टेम्परेरी ही हो, क्योंकि आज तक तो हम चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया का यूज करते थे, अब रशिया भी वैसाल बनता जा रहा है, हम क्या करेंगे। द डिबेट ऑन द वैसलाइजेशन of Europe and Russia, however, highlight 5 important trends. Very important, ठीक है, कि क्या ट्रेंड्स हमें पता चलते हैं। कई चीजें आपको बहुत डिस्कनेक्टेड लगेंगी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर वन, मैक्रॉन्स क्लेम दैट ताइवान इज नॉट ऑफ कंसर्न टू यूरोप अपीयर्स टू रीइंफोर्स आवर एक्सटर्नल। अब देखिए क्या, अब आप सुनिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं कि यूरोप को अपना ना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यूरोप को लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम्स पूरे संसार की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। अब आपने सुना हुआ है, मैं तो बस बता रही हूँ आपको, लेकिन जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है वो कभी भी यूरोप की प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये बोल के कि ताइवान की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप के लिए चैलेंज नहीं है, थ्रेट नहीं है, वो चीज प्रूव कर दी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोली थी। क्योंकि यूक्रेन की वॉर आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप में लाई करता है, और वैसे भी थोड़ी आपकी वहां पे बायसनेस है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, लेकिन ताइवान, जो एशिया में ताइवान क्राइसिस होता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली एशिया के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट है। वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है पर आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो in the sense, world's problems have never been your problems. Okay, but your problem surely should be everybody's problem. You've been provoking India. Why don't you condemn Russia for it? Why do you side with the murderer and all of that? But ये सारी चीजें हमें यहाँ से reiterate होती दिखती हैं।
In Ukraine, India is right to point to the debilitating consequences of the war for the rest of the world. A shooting war, अब देखिए हमने बार बार कहा है कि कैसे ग्लोबल साउथ सफ़र कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिख रहा है कि यूक्रेन सफ़र कर रहा है, और हम ऐसा नहीं कह रहे, ऑफ कोर्स सफ़र सब ने किया है, आई एम जस्ट टेकिंग अप द टोन ऑफ द आर्टिकल। लेकिन आप ये नहीं जानते कि कितने इजिप्ट, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारे देश हैं जो फूड सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है आपकी वजह से, वहाँ पे फर्टिलाइजर सिक्योरिटी नहीं है, तो ये देश नहीं सफ़र कर रहे क्या? तो वो कौन देखेगा? पर वो मैटर नहीं करता ना यूरोप के लिए। ओके, अ शूटिंग वॉर। अब लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होगी अगर यूएस और चाइना, क्योंकि देखिए अब हम माने या ना माने, यूएस चाइना सोर्ट ऑफ ग्रेट पावर्स हैं। यूएस तो चलिए आप अगर उसको सुपर पावर बोलते हैं, तो चाइना भी अब एक बन चुकी है पावर, और नहीं भी बने ना, अगर ये दोनों पावर नहीं है, मल्टीपोलैरिटी में आज भी सब बिलीव करते हैं, एक बारी को मान लिया, तब भी इन दोनों में अगर कोई वॉर छिड़ जाती है ना ताइवान के ऊपर, है ना, तो ऑटोमेटिकली सारी कंट्रीज का ध्यान यूएस चाइना पे ही होगा, तो हम ही उनको सुपर पावर्स बना देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वॉर में कोई दो सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो सुपर पावर बन जाएगी। आप समझ रहे हैं आई थिंक जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। Okay, so a shooting war between US and China over Taiwan might be more devastating and costly to the international system than Ukraine's war. Macron's comments on China and Taiwan are also disappointing, और बहुत ज़्यादा disappointing है जो उन्होंने चाइना पे कहा, ताइवान पे कहा, because they contradict the French president's declared approach on the Indo-Pacific. सबसे पहला देश जो यूरोप का बना था, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, वो फ्रांस था कि हम इंडो पैसिफिक का खुद को पार्ट मानते हैं। चाइना ने फिर उनको बोला कि आपको नहीं मानना चाहिए, वो कहते हैं तो है, मानना ना मानना क्या होता है, पोजीशन है हमारी जियोग्राफिकल। तो और भी बड़ी सारी बात है कि हम इंडो पैसिफिक, अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जब G20 की अभी मीटिंग हुई थी, तो फ्रांस का ही ये प्री कंडीशन थी कि वी वुड नॉट बज एन इंच। अगर जो इंडोनेशिया में हमने डील, वो बेसिकली जॉइंट अग्रीमेंट साइन की, जॉइंट स्टेटमेंट साइन की, वही वर्डिंग होनी चाहिए यहाँ पे भी, उससे नीचे हम साइन नहीं करेंगे। तो आप अपनी ही चीज़ों पे बैक ट्रैक कर रहे हो, अपनी ही बातों पे, ठीक है। For Asian countries like India, at the receiving end of Chinese bullying on the borders, it will be tempting to conclude कि फ्रेंच का resolve है चाइना पे, it is wavering, so they are sort of being amicable with China and they don't have really a problem कि चाइना हमारे LAC पे आके कुछ भी करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें ये चीज़ लेके चलनी पड़ेगी। Second, it is quite clear that Macron does not represent, लेकिन हाँ ये बात भी सच है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैक्रोन पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैंने पोलैंड का एग्जांपल आपको बताया, वैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन भी गई थी, उर्सुला वॉन देर, ठीक है, तो उन्होंने, उनका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत ही टफ स्पीच दी थी जाने से पहले वहां पे कि चाइना पूरे कैसे यूरोप के लिए एक चैलेंज है। तो इसीलिए पता चलता है कि सेंट्रल यूरोपियंस जो हैं, स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूरोपियंस जो हैं, वो उनका स्टैंड बिल्कुल अलग है सो कॉल्ड एलिटिस्ट यूरोपियन से। एलिटिस्ट तो सभी खैर खुद को मानते हैं, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट। Okay, the Central Europeans have been strongly critical of Macron's framing of the China problem and his calls for strategic autonomy from the US. Central Europeans tend to trust the US more than the France or Germany to defend their security interests, जैसे कि मैंने आपको बताया। Okay, तो यहाँ पे हम देखते थर्ड क्या ट्रेंड है, अ वीकर एंड डिवाइडेड यूरोप इज इनहैंसिंग द प्रोस्पेक्ट्स फॉर अ बाइपोलर वर्ल्ड। मोर देन 3 decades, the pursuit of multipolarity has been an important objective of India's foreign policy. Yes, हम multipolarity में बिलीव करते हैं, सबको बिलीव करने पे चाहते हैं कि हम मजबूर कर दें, है ना। आप जानते हैं कि मल्टीपोलैरिटी की बातें शुरू कहाँ से होगी, जब 1990s आया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद हमें लगा यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, फिर दोबारा वही झंझट देखनी पड़ेगी, सुपर पावर टैक्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो हमने फिर मल्टीपोलैरिटी बोलना, इक्वालिटी, ये सब बातें बोलनी शुरू कर दी सबने, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेंटली हम मल्टीपोलैरिटी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब चाइना बढ़ने लग पड़ा, हम नहीं चाहते कि यूनिपोलर एशिया बन जाए, है ना, तो हमने दोबारा मल्टीपोलर एशिया ये सब बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अब बेसिकली ये सब कुछ जो मल्टीपोलैरिटी हो केवल पेपर्स पे ही, एकेडमिकली ही रेलेवेंट रह जाएगा अगर यूएस और चाइना और ज़्यादा एक कॉन्फ्रंटेशन में एंगेज होते रहेंगे, ताइवान क्राइसिस में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में फॉर एग्जांपल आ गए, तो फिर हर देश को अपनी जो चॉइसेस है वो इन दोनों के अगेंस्ट ही मेक करनी पड़ेगी। आइदर यू are with US or you are with China, there's no other way around, there won't be another way around, है ना। तो वही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो फिर लेजिटिमाइज हो जाएगा, ये दोनों सुपर पावर्स हैं। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ही
अनटेनेबल होती जा रही है. इफ इंडियाज प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन टुडे इज विद चाइना, दिल्ली कांट बी ऑन आइदर यूरोप और रशिया. तो इसीलिए अब वैसे भी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि फ्रांस जैसी कंट्रीज या यूरोप आके बैलेंस करेगा चाइना को एशिया में. नहीं, ना ही अब हमें पता है कि रशिया भी नहीं कर सकता. ऑल्दो हम चाहेंगे कि ये जो डिपेंडेंस है वो टेम्परेरी हो, पर फिर भी वही एक दोस्त ने जब एक बुरे समय पे साथ दिया तो छोड़ तो आप उसको नहीं दोगे. तो रशिया से अब भी हम उम्मीद लगाना गलत हो जाएगा. ठीक है, इंडिया हैज़ लॉन्ग रिलाइड ऑन रशिया, जैसे कि मैंने बताया. अब इसीलिए हमें करना क्या चाहिए अगर हम इन पे रिलाई नहीं कर सकते. अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कभी इंटरव्यू में तो आप क्या कहोगे, फिर क्या करो. More recently, it has been enthused by the plans of various European powers to take a larger role in India. अभी recently हमें लग रहा था कनाडा आ रहा है, चले कनाडा यूरोपियन पावर नहीं है पर वेस्टर्न पावर है. कनाडा, फ्रांस, यूके, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक. सब अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज निकाल रहे थे. तो हम तो खुश थे कि हमारी सेंट्रलिटी, जैसा कि मैं भी बार बार बोलती हूँ, इंडो पैसिफिक में इंडो की सेंट्रलिटी है एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. लेकिन अब ये सब चाइना की तरफ बढ़ने लगेंगे कि चाइना में हमें सैल्वेशन मिलेगी. तो इनका कोई यूज नहीं है. फिर ये यूके, फ्रांस अपनी निकालते रहे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. हम क्या करेंगे इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जिसमें चाइना को अपना स्टेक दे देंगे. ये कोई यूटिलिटी नहीं है इन लोगों की हमारे लिए. फोर्थ, डज दैट मीन दिल्ली शुड टर्न इट. तो इसका मतलब क्या ये है कि हमें यूरोप से बातचीत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें निगलेक्ट करना चाहिए, किन्हीं और देशों की तरफ बढ़ जाना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या आंसर है. ऑन द कॉन्ट्रारी, मैक्रॉन्स चाइना पुश अंडरलाइंस इंडियाज ओन पॉसिबिलिटीज इन यूरोप. इससे हमें पता चलता है यूरोप डिवाइडेड है. ओके और यूरोप डिवाइडेड है, साथ ही में यूरोप मनी माइंडेड है. जैसे कि अभी हमने जेसी बोस के आर्टिकल में देखा, यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ उनको बिजनेस मिल रहा होगा वो जाएंगे. उनको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता. अब जर्मनी चाइना को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि मर्सिडीज कौन खरीदेगा, चाइना है ना. चाइना वाले सबसे ज्यादा मर्सिडीज उनकी खरीदते हैं. तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना एग्रेसर होगा नहीं होगा, कुछ नहीं, कहने की बातें हैं सारी. वैसे ही अगर यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश है कौन सा नहीं, आप चाइना की भी अच्छाई करके आ गए, तो आप दिल्ली में भी अगर हम आपको इन्वेस्टमेंट कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करोगे. तो हमें बस हमें यही चीज़ देखनी चाहिए. साथ ही में हमें ये भी पता है यूरोप डिवाइडेड है, तो बाकी देशों से बात करो. पोलैंड से बना लो अपनी दोस्ती. अगर हमें लग रहा है कि रोमानिया से बना लो, रोमानिया के साथ तो अभी हमने रिसेंटली अपना डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है. तो वाई नॉट लुक एट दीज नेशंस. एवरी नेशन इज इक्वल, एवरी नेशन एज अ स्टैंड पॉइंट ऑफ इट्स ओन, है ना. तो उनसे बातचीत करिए. तो ये चीज़ यहाँ खैर नहीं लिखी थी, आई जस्ट एडेड अप स्टफ. फिफ्थ, द इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ बोथ रशिया एंड वेस्टर्न यूरोप टू बैलेंस चाइना. वही चीज़, ना वेस्टर्न यूरोप बैलेंस करना चाहता है. अभी वेस्टर्न यूरोपियन पावर की हमने बात कर ली, ना रशिया बैलेंस करना चाहता है अब चाइना को. तो इंडिया को अब यूएस के साथ काम करना चाहिए. जो ऑथर है ना वो थोड़ा यूएस के फेवर में है. वो चाहते हैं कि खुल के यूएस की बातचीत की जाए, यूएस के साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाया जाए. क्यों डरते रहना. ये ऑथर का स्टैंड वैसे भी रहता है, मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दूं. तो उनका यही कहना है तो आप और क्लोजली वर्क करें यूएस के साथ, अपने एशियन अलायंसेस के साथ. ठीक है, अगर हम एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं इंडो पैसिफिक नेबरहुड में, इट इज इक्वली ट्रू दैट द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ इंडिया विल ओनली गो अप. इनफैक्ट हमारी रेलेवेंस तो और बढ़ जाएगी यूएस के लिए, क्योंकि उन्हें पता है यूरोप हमारे साथ पूरा प्रॉपरली है नहीं. और कौन सा देश बचा, बाकी सारे एग्रेसरी देश हैं, तो बचा कौन, इंडिया, है ना. तो इंडिया की रेलेवेंस यूएस के लिए बढ़ जाएगी. और amidst the European reluctance to stand up to China's hegemonic ambitions, after all few countries in Asia face more. वही चीज़, क्योंकि और इंडिया के अलावा बताओ कौन है पिवट, यहाँ पे कोई भी नहीं है. and few Asian capitals have more political will. तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि इंडिया की रेलेवेंस उनके लिए बढ़ जाएगी. जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया है. ये 3 कंट्रीज हैं जो आई थिंक यूएस के ज़्यादा अच्छे पार्टनर्स हैं उनके सो कॉल्ड वेस्टर्न पार्टनर से. ठीक है, व्हाट अबाउट द डिविजन्स विद इन एशिया. लेकिन एशिया भी डिवाइडेड है. अब हमने कहा एशियन पावर्स बढ़िया हैं यूएस के लिए, लेकिन एशिया भी डिवाइडेड है ना. उतना ही डिवाइडेड है जितना यूरोप डिवाइडेड है. कोई भी यहाँ पे किसी की वॉर में नहीं घुसना चाहता. आपको लगता है कि हमारे नेबरहुड में वो सारे चाइना की तरफ है, क्यों. ऐसा नहीं है कि वो चाइना को पसंद करते हैं. सबको पता है कि चाइना डेड ट्रैप डिप्लोमेसी करेगा, चाइना इज नॉट गुड, एवरीबडी नोज इट. पर वो हमारे खिलाफ क्या करते हैं, हमारे खिलाफ नहीं, वो बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं. वो इंडिया को बार बार इनसिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि वी आर गोइंग इनटू द आर्म्स ऑफ चाइना, जस्ट बी केयरफुल, और इन्वेस्ट करो हमारे. तो हम करते भी हैं. यही होता है, बैलेंसिंग एक्ट ही चलता रहता है. ओके, those Asian powers that can better navigate the current contradictions within the West are likely to benefit the most. That in turn suggests that India needs greater engagement with European. तो हमें ज़्यादा engagement चाहिए यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स के साथ. ऐसा नहीं कि हमें अपनी engagement को कम कर देना चाहिए.
एंड वी शुड डू दैट। अगर हम कहते हैं कि हम इतनी बड़ी पावर बन गए हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो इतनी बड़ी पावर वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज में ना प्रेजेंट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें तो एंगेज करना ही पड़ेगा। ओके, Bilkis case, Supreme Court underlines gravity of crime, Center and Gujarat refuse files। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं बिल्किस बानो का जो केस है, उस केस को हियर कर रहे हैं जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना जी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है गुजरात गवर्नमेंट को कि देखिए पहले तो आप ये बताइए, जब आपने प्री मैच्योर रिलीज किया, ये रिमिशन दी 11 लोगों को, गैंगरेप का केस है ये बिल्किस बानो जी का, और उनके घर के 14 मेंबर्स की मौत हुई है उनकी आंखों के सामने 2002 के गुजरात राइट्स के समय। तो आपने जब उनको आप रिहा कर रहे थे प्रीमेच्योरली, तो आपने अपना दिमाग अप्लाई किया था, आपने मटेरियल फैक्ट्स अप्लाई किए थे, नहीं किए थे, कैसे आपने डिसीजन लिया? क्योंकि ये चीज़ नेक्स्ट पेज में लिखी है, मैं आपको यही समझा रही हूँ कि क्योंकि ये एक सिंपल, जो आप बताते हैं कि CRPC IPC, ये सिंपल एक मर्डर का केस है ही नहीं। आपको पता भी है किन सिचुएशंस में ये और किन हालातों और किस तरह से ये क्राइम कमिट किया गया था। तो क्योंकि आज ये लेडी हैं, कल को कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ इसलिए उठ रही है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जब हियरिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था अगली हियरिंग से पहले आप फाइल्स के साथ तैयार रहिए, किस बेसिस पे आपने रिमिशन दी थी। वो फाइल्स के साथ तैयार नहीं थे ये लोग, सेंटर और गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए के.एम. जोसेफ ने ये भी कहा, तो हम अगर हम चाहें ना, इसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गिन सकते हैं, क्योंकि जब हमने कहा कि आपको तैयार रहना है और आप फाइल्स के साथ तैयार नहीं है, तो इसका जवाब देते हैं जो गवर्नमेंट के लॉयर हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम कंसिडर कर रहे थे कि हम एक रिव्यू पिटिशन डालेंगे आपके ही ऑर्डर के खिलाफ, कि आपने ऑर्डर दिया कि आप रेलिवेंट फाइल्स के साथ तैयार रहिए, तो हम उन रेलिवेंट फाइल्स को नहीं प्रोड्यूस करना चाहते और आपके ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू पिटिशन डालने वाले थे। तो आपने कहा, तो फिर के.एम. जोसेफ कहते हैं आपने डाली तो नहीं रिव्यू पिटिशन अभी तक, तो ये तो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। खैर इस पे कोई केस नहीं हुआ, लेट्स सी, 1 हफ्ते का टाइम है, मिला गया है इनको रेलिवेंट फाइल्स पे बातचीत करने के लिए। अवॉइड पर्सनल लॉ, लेट्स लुक एट स्पेशल मैरिज एक्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड। अब हम एक इंडियन एक्सप्रेस तो हमने कवर कर ली, द हिंदू, नागालैंड म्यूनिसिपल टाइट रोप, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा भी आपको पॉलिटिकल नॉलेज है तो आप, और या फिर आप न्यूज़पेपर्स को ऐसे ही कभी स्क्रॉल करते करते हेडलाइंस पढ़ते हैं, तो आपको ये बात पता है नागालैंड को अपनी पहली लेजिस्लेटर्स, विमेन लेजिस्लेटर्स मिली हैं, और ये कुछ तो ऑफकोर्स डेफिनेटली आप कहीं से तो सीड हुआ होगा आपके दिमाग में, क्योंकि ये इतना प्रेवलेंट था। तो अब उसी से रिलेटेड हम कुछ और भी डिस्कस कर रहे हैं। इन मार्च 28, आप जानते हैं कि ऑन मार्च 28 जो नागालैंड की सरकार है, ओके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया। ये करना ज़्यादा सूटेबल समझा रादर देन फेस द रैथ ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब वही चीज़ है, पॉपुलर प्रेशर, कम्युनिटी प्रेशर, है ना, ग्रुप्स प्रेशर, है ना, उसको फेस करना बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि सरकार में सबको रहना है, पॉलिटिक्स में सबको रहना है, उसको ना सफ़र करना पड़े उस फ्रंट पे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का कंटेम्प्ट करना ज़्यादा सही समझा। क्या करके? इन्होंने रिपील किया नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 2001। इससे क्या हुआ, इस एक्ट को रिपील करने की वजह से कैंसिल हो गई स्टेट इलेक्शन कमीशन की मार्च 9 की नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से इलेक्शंस होने वाले थे नागालैंड की 39 अर्बन लोकल बॉडीज में, विद 33% सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन। जो होता है, जो पूरे देश में होता है, वही यहाँ भी होने वाला था। अब देखिए यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने लेकिन स्टे कर दिया है इस नोटिफिकेशन की कैंसिलेशन को, ओके, और ऑफ कोर्स अब ये सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इट वाज इन दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम कि नागालैंड में इलेक्ट हुई हैं 2 विमेन टू पावर इन रीसेंट असेंबली इलेक्शंस। और आप अब तक समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या इशू है, ऑल्दो हमें कस्टमरी लॉज या क्या कम्युनिटी बैकलैश है और क्यों है ऐसा हमें नहीं पता, पर यहाँ पे ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स में ये बातें आई हैं कि काफ़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी और women have ordinarily and culturally been not allowed to take part in the decision making process because they are sort of believed not to be equals। ऐसा हमने न्यूज़पेपर्स में देखा है, ठीक है। Why is there opposition to ULB polls? Nagaland is arguably the only state जहाँ पे जो ULB की सीट्स हैं वहाँ विमेन के लिए रिजर्व नहीं की गई। और आप जानते हैं मैंडेटरी बनाया गया है क्लॉज 4 ऑफ 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा।
most of the traditional tribal and urban organizations oppose this reservation for women. क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि आप अगर ये reservation देते हैं तो आप वायलेट करते हैं जो प्रोटेक्शन या जो स्पेशल स्टेटस हमें आर्टिकल 371A के द्वारा मिलता है. कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म एज यू वुड कॉल इट, right? Yeah, special powers to certain states, special protections to certain states. Of course, Jammu Kashmir also used to be one of such states, but now Nagaland, Gujarat की कुछ regions हैं, आप पढ़ते हैं सब कुछ, ठीक है? The articles तो वो कह रहे हैं अगर आप हमारे इसको 33% विमेन के लिए रिजर्वेशन लेके आओगे तो आप वायलेट करोगे आर्टिकल 371A को. कैसे वायलेट करोगे? क्योंकि नागा कस्टमरी लॉ कुछ हैं और भी प्रोसीजर्स हैं हमारे खुद के, हम उसी तरह से रहना चाहते हैं और ये आप प्रोटेक्ट करते हो आर्टिकल 371A के तहत कि कोई भी पार्लियामेंट का ऐसा लॉ जो हमारे नागा कस्टमरी लॉ को इम्पिंज करे वो नहीं अप्लाई होगा हम पे, ठीक है? तो ये चीज़. और उन्होंने ये भी बोला है कि women have traditionally not been part of the decision making bodies. Have such polls ever been held in Nagaland? तब देखिए पहली बार और अभी तक एक ही बार सिविक बॉडी इलेक्शन हुए नागालैंड में 2004 में, लेकिन तब भी कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई थी विमेन के लिए. स्टेट गवर्नमेंट ने अमेंड किया था 2001 के म्यूनिसिपल एक्ट को 2006 में, यानी कि 2004 के इलेक्शंस के बाद, जिसमें 33% रिजर्वेशन वाली चीज़ आई थी 2006 में, ठीक है? तो काफ़ी ऑपोजिशन हुआ, फिर सरकार फिर फोर्स हो गई टू इनडेफिनेटली पोस्टपोन यूएलबी पोल्स इन 2009. तो फिर एफर्ट्स दोबारा किए गए कि इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं 2012 में. फिर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुई. फिर स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि नागालैंड को एग्जेम्प्ट किया जाए फ्रॉम आर्टिकल 243T जो रिजर्वेशन ऑफ विमेन की बात करता है संविधान का, ठीक है? इस रेजोल्यूशन को रिवोक कर लिया गया फिर दोबारा 2016 में, है ना? और इलेक्शन एक मंथ बाद हो गई, नोटिफाई किया गया 2016 में ही. फिर उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट हुई, 2 लोगों की जान भी चली गई इसमें, ओके? तो इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया प्रोसेस टू कंडक्ट इलेक्शन नल एंड वॉइड इन February 2017. तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोटेस्ट यहाँ पे होती है. वाई डिड द गवर्नमेंट डिसाइड ऑन? तो फिर इस बार क्या हो गया जब 2017 में फाइनली हो गया था कि नहीं होंगे पोल्स या जो भी, तो इस बार कैसे फिर इतनी हिम्मत आ गई थी कि हम यूएलबी पोल्स पॉलिटिकली गलत हो जाते आप तो, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था. तो जो रियो सरकार है नागालैंड की, they laid the ground for holding ULB polls after consultations with various stakeholders, including churches, NGOs, tribal bodies in March 2022. The State Election Commission on March 9 notified that the polls would take place on May 16. The tribal bodies and civil society organizations threatened to boycott the polls until the borrowed Municipal Act of 2001 factoring in women's reservation is reviewed and rewritten in complete consonance with the voice of the Naga people, ताकि आर्टिकल 371A इन्फ्रिंज ना हो. द गवर्नमेंट सक्कम्ड अगेन टू द पब्लिक प्रेशर और उन्होंने रिपील कर दिया म्यूनिसिपल एक्ट को, ठीक है? कि हमें कंपेल नहीं किया जा सकता टू पार्टिसिपेट इन द, लोगों को कंपेल नहीं, मतलब लोगों ने यही बोल दिया इलेक्शन किस काम के जिसमें कोई वोट ही नहीं करने आएगा, क्या करेंगे इलेक्शन करवा के? तो इसीलिए हमें म्यूनिसिपल एक्ट को करना पड़ेगा डिसॉल्व. That is okay. What is the way forward then? The groups against reservation for women want a guarantee कि जो 33% कोटा दिया जाएगा वो जो हमारा आर्टिकल 371 है A है उसको इन्फ्रिंज नहीं करेगा. मे बी ऐसा कुछ हो जाए कि रिजर्वेशन हो जाए लेकिन वो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें विमेन नहीं बैठेंगी, ऐसा जो भी नागा कस्टमरी लॉ के हिसाब से. बिफोर रशिंग टू कंडक्ट द ULB इलेक्शंस दे सजेस्ट कि ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन टेम्परेरी हो, 2 ही टेन्योर्स के लिए किया जाए, है ना? और जो चेयरपर्सन है वो रिजर्व ना किया जाए वेमेन के लिए, चेयरपर्सन की पोस्ट, ये सारी चीज़ें कुछ डिमांड है, ठीक है? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट देखिए अप्रैल 17 को उन्होंने कहा है कि नागालैंड गवर्नमेंट को पुल अप किया है कि आपने ये कैसे रिपील कर दिया म्यूनिसिपल एक्ट को, है ना? और ये क्या तरीका है? जब आपने एक अंडरटेकिंग दी थी गवर्नमेंट को कि हम पोल्स होल्ड करेंगे, उसको आपने एस्केप करने के लिए म्यूनिसिपल एक्ट ही रिवोक कर दिया था कि उसको कभी होल्ड ही ना करना पड़े यूएलबी बॉडी पोल्स को. ये क्या है? The apex court also noted nothing has so far emerged, है ना? कि आपने एक प्ली भी नहीं डाली. अगर आप कहते हैं आपके रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस या किसी भी चीज़ के खिलाफ है तो आप आके ऑर्डर के खिलाफ कुछ रिव्यू प्ली कोई अपनी पिटिशन कुछ तो लेके आते हैं. और ऐसा क्या मतलब वो है, ऐसा कौन सा कस्टमरी लॉ है जो राइट टू इक्वालिटी टू वुमेन डिनाई करता है? ऐसा अगर करता भी है तो आप पिटिशन डालते ही क्या तरीका था, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है. Okay, now this is
आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है बिहू परफॉर्मेंस, लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स एक ही वेन्यू पे। लेकिन उसके सॉन्ग में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जैसे ओकोरा, नोगा एंड नागिनी। ये जो असम के ही नागा पीपल हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, क्योंकि ओकोरा नागा का मतलब है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये एक रेशिस्ट सॉन्ग है नागा पीपल का, असमीज नागा पीपल का कहना है, और आप वो कह रहे हैं कि आप हमेशा ऐसे करते हैं। रेशिस्ट स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि इस शब्द का मतलब है स्टूपिड या डम्ब, यानी कि नागा स्टूपिड या डम्ब होते हैं। और नागिनी जो आप वैसे स्नेक को बोल रहे हैं, लेकिन नागिनी मतलब नागा वुमेन, तो आप उनको भी ऐसे थ्रेटन, मतलब ऑफकोर्स उनको भी ऐसे डिफेम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये चीज डीले इन बिल्स, पीना राय, स्टालिन टू फाइट टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एन के स्टालिन ने कहा है कि द गवर्नर्स दे सॉर्ट ऑफ सिट ऑन द बिल्स, है ना, हम असेंट देते हैं और उस पर कोई आगे से टेक ही नहीं आता और बहुत डिले हो जाता है, उसके लिए एक टाइम लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे लिए टाइमलाइन है टू रिकंसिडर, जब हमें प्रेसिडेंट कुछ बिल दोबारा भेजते हैं कि इतने टाइम में आपने रिकंसिडर करके दोबारा बताना ही अपना स्टैंड, तो फिर गवर्नर के लिए कोई टाइम बाउंड वो की नहीं है। उन्होंने सारे नॉन बीजेपी स्टेट्स को कॉल आउट किया है कि आप भी प्लीज़ इस तरह के रेजोल्यूशंस को पास करें। तो यही द इनऑर्डिनेट gubernatorial डिले इन गिविंग असेंट टू बिल्स पास्ड बाय, तो इसमें अब फाइनली केरला के सीएम और तमिलनाडु सीएम दे सॉर्ट ऑफ वर्क टुगेदर, जो रीसेंट सरकारें हैं ये। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे दोनों को साथ काम करते देखा है। अभी हमने जब वाईकॉम सत्याग्रह की बात की तो दे अगेन दे बोथ केम टुगेदर अ लॉट ऑफ थिंग्स in giving assent to bills passed by the respective state legislatures, as accorded Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan and his Tamil Nadu counterpart M.K. Stalin a consequential opportunity to make a common political cause in addressing a volatile issue that has roiled both administrations and strained their relations with the वही सारी बातें हैं। Let's see अब यहाँ पे कौन कौन सी और states ज्वाइन करती हैं। ऑफ कोर्स जो रूलिंग पार्टी की कोई स्टेट तो यहाँ हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाली। ओके, एंगर इन कीव एज पुतिन विजिट्स यूक्रेन फ्रंटलाइन रीजन्स। तो बस यही है, पुतिन गए हैं फ्रंटलाइन यूक्रेनियन रीजन्स खरसोन और लुगांस में, जो ऑलरेडी रशिया कहता है कि पूरा हमारे ही कब्जे में है, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा पार्ट्स इनके कंट्रोल में है। तो वहाँ विजिट करके बेसिकली रशिया एक शोमैन दिखाना चाहते हैं खुद को कि देखिए हम अपनी टेरिटरी में आए हैं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो यूक्रेन है, ऑफ कोर्स इट वुडंट गो डाउन विद देम, they've sort of branded it as Russian crimes, scenes of Russian crimes and all of that। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।